हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अपनी यूनिट लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत आराम से कंसेप्ट को सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बहुत रिलैक्स होकर चीजों को समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगर हम बात करें, आज एक टॉपिक है हमारे पास पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में। जो विकास होता है हमारी पर्सनैलिटी का, उसके बारे में है। और इसमें क्या क्या डेफिनेशंस और थ्योरीज हैं, है ना। व्यक्तित्व की परिभाषाएं और जो सिद्धांत हैं, अलग अलग आप सिद्धांत पढ़ेंगे। हम फ्राइड के बारे में पढ़ेंगे, कॉल रॉजर के बारे में, गार्टन ऑलपोर्ट के बारे में, मैक्स थाइमा कोफा के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो सबसे आज जो हमें बात करनी है इस लेक्चर के अंदर, वो हम सिगमंड फ्राइड के बारे में बात करेंगे। इनका बहुत आलोचना रही है ना, लेकिन इनको डिनाई नहीं किया जा सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें पर्सनालिटी के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं। फिर उसके बाद में हम जो फ्राइड के जो थ्योरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की बात करें तो रेफर टू द enduring characteristics and behavior that comprise a person's unique adjustment to life, including major trait, interests, drives, values, self concept, abilities and emotional pattern। बेसिकली व्यक्तित्व क्या है? उन स्थायी विशेषताओं और व्यवहार को संदर्भित करता है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन में अद्वितीय समायोजित शामिल होता है या समायोजन शामिल होता है। बेसिकली जिसमें प्रमुख लक्षण है उसकी, किस तरह की इंटरेस्ट है, रुचि है, किस तरह के ड्राइव है उसके, इसके बारे में भी बात करेंगे। इस शब्द के बारे में, ड्राइव के बारे में, क्या मूल्य हैं, आत्म अवधारणा क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं और उसके भावनात्मक पैटर्न क्या है। बेसिकली ये सब चीजें उसकी व्यक्तित्व में शामिल होती है। और व्यक्तित्व व्यवहार को निर्धारित करने में मदद करता है। ये इसकी टैगलाइन आप याद रख सकते हो कि जो पर्सनालिटी है, अगर हम बहुत सारी डेफिनेशंस की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, लेकिन अगर बात करें तो ओवरऑल यही है कि जो पर्सनालिटी है हेल्प डिटरमाइन बिहेवियर। जो आपका व्यक्तित्व है वो व्यवहार को निर्धारित करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली हम कहते हैं ना, आज की पर्सनैलिटी कैसी है ना, व्यक्तित्व कैसा है। तो जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके व्यवहार को निर्धारित करता है बेसिकली। ठीक है, किस तरह का इंटरेस्ट है उसका, किस तरह का वैल्यूज हैं, कैसे सेल्फ कंसेप्ट है, क्या एबिलिटीज हैं, वो सब चीजें इसमें शामिल होती है ना। जिसमें एक शब्द, जैसे और सारे शब्द आप समझ गए, वैल्यू क्या है, सेल्फ, एक ड्राइव शब्द है। तो ड्राइव शब्द को अगर आप थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो कि साइकोलॉजी में वैसे ड्राइव शब्द क्या है ना। ड्राइव जो शब्द है, तो मनोविज्ञान में जो ड्राइव शब्द है वो संतुष्टि के लिए दबाव डालने वाली एक तत्काल बुनियादी जरूरत है बेसिकली, जो आमतौर पर कुछ शारीरिक तनाव, कमी या असंतुलन जैसे भूख और प्यास है उसमें निहित होती है और जीव को कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। बेसिकली ड्राइव क्या है कि जैसे ही आपको कोई चीज परेशान कर रही है ना, कोई चीज, तो आप उसको निजात पाना चाहते हो। जैसे आपको भूख लगी है तो कुछ खाने की कोशिश करोगे, प्यास लगी है तो पानी पियोगे। तो बेसिकली ये क्या है, एक ड्राइव है। ड्राइव इन साइकोलॉजी एन अर्जेंट बेसिक नीड pressing for satisfaction, usually rooted in some psychological tension, deficiency or imbalance, example hunger and thirst, and impelling the organism to action। जिससे आप काम करते हो बेसिकली, कि ड्राइव करते हो कि मेरे को सेटिस्फैक्शन, एक तरह से इस चीज को संतुष्टि चाहिए, तो आप ड्राइव करते हैं। ड्राइव वो नहीं, वो ड्राइव नहीं, मतलब जो आप क्या करते हो, क्या एक्शन करते हो बेसिकली, उस शब्द के लिए साइकोलॉजी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। जैसे आप भूख लगती है तो खाना खा रहे हो, प्यास लगती है तो एकदम से आप पानी पीते हो, तो वो आपका ड्राइव है बेसिकली। कोई भी चीज का प्रेशर, टेंशन आ रहा है, साइकोलॉजिकल कोई भी है, तो उसको संतुष्टि के लिए आप क्या करते हो, उससे जल्दी से जल्दी आप निजात पाना चाहते हो। दिस इज योर ड्राइव। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो, बहुत बढ़िया। तो पर्सनैलिटी बेसिकली आपको पता है कि व्यवहार से निर्धारित होने वाली चीज है, आपकी जो व्यक्तित्व है ना। तो उसमें एक शब्द था ड्राइव, उसको हमने अलग से थोड़ा पढ़ लिया। और पर्सनालिटी को और भी अगर हम परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं? पर्सनालिटी इज ए डायनामिक ओरिजिनेशन इनसाइड द पर्सन ऑफ साइको physical system that create the person's characteristics, pattern of behavior, thoughts and feelings। ये एक अलग अलग जो थिंकर रहे हैं, सबने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, लेकिन मैं आपको बात कर रहा था कि बिहेवियर की बात हर कोई कर रहा है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर
मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का एक गतिशील संस्करण है, डायनेमिक चीजें हैं, है ना, जो व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और भावनाओं के विशिष्ट पैटर्न का क्या करता है, निर्माण करता है। बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी ही इन चीजों का निर्माण करती है ना। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोवैज्ञानिक प्रणालियों का एक गतिशील संगठन है जो व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और भावनाओं के विशिष्ट पैटर्न का निर्माण करता है कि किस तरह से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो, किस तरह से आपके विचार हैं, कैसे आपका व्यवहार है, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द पर्सन, है ना। मनोवैज्ञानिक प्रणाली का एक गतिशील संगठन है बेसिकली, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर हमें बात करनी है बेसिकली, जो मैं बात कर रहा था कि सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में, है ना, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इनकी क्या है, इनके बारे में बात करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत शांति से इसको सुनना है। तो इनके बारे में अगर जाने तो ये एक यूं मानिए कि ये साइकोलॉजी के जनक नहीं है बेसिकली। ये किसके जनक है? ये है जो सिगमंड फ्राइड है, ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ये किसके जनक है? मनोविश्लेषण के जनक है, ये याद रखना। साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण के जनक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको पूछे कोई साइकोलॉजी के कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछे ना, तो बेसिकली विलियम वुंट है, ये ध्यान रखना, है ना। तो आपको ये जो सिगमंड फ्राइड है, ये किसके फादर है? बेसिकली ये साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण के, है ना, मनोविश्लेषण इसके जनक है। और इनकी बुक है, काफी फेमस रही है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, है ना, इनके द्वारा 1900 में आई, सपनों की व्याख्या। तो इसमें इससे बहुत फेमस हुए। तो पूछा जा सकता है कई बार मैच करने के लिए कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, है ना, तो इनके द्वारा लिखी गई, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें रही है इनके साथ, है ना, लेकिन हम इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते। जो इन्होंने कहा है वो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन चीजों को, ठीक है। तो ही डेवलप्ड हिज थ्योरी व्हाइल डूइंग क्लिनिकल प्रैक्टिस विद पेशेंट्स, यानी उन्होंने रोगियों के साथ निदानिक अभ्यास करते हुए अपना सिद्धांत विकसित किया। अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस इज सेंट्रल ऑफ हिज टू हिज थ्योरी। बेसिकली अचेतन जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो उनके सिद्धांत के केंद्र में है। तो इनका जो सिद्धांत है वो इसके केंद्र में क्या है? अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, बेसिकली अचेतन मानसिक प्रक्रिया है वो उनके सिद्धांत के केंद्र में है। यह उन इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्रेरणाओं को संदर्भित करता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अचेतन में है। बेसिकली इट रेफर टू दोज डिजायर, नीड्स एंड मोटिवेशंस फॉर विच वी आर नॉट अवेयर, जिसके बारे में हम जानते नहीं है। इसके अलावा जो फ्राइड है, उन्होंने उनके अनुसार मानव का व्यवहार का गहरा पहलू, जैसे वो आक्रामक हो जाता है या उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है, यौन इच्छाएं हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये इन्होंने बोला है। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्राइड, darker aspect of human behavior such as aggression and sexual desire are also play important role in our personality। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें इन्होंने कैसे हमारे जो साइकी है, साइकी मतलब हमारा जो दिमाग है, उसको इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ अवर साइकी वर्क, उन्होंने जो फ्राइड है उन्होंने क्या प्रपोज किया, यह समझाने के लिए कि हमारा जो मानस है, हमारा मन है, बेसिकली साइकी है, वो कैसे काम करता है। इन्होंने कई तरह से समझाने की कोशिश की है। जैसे एक है टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ साइकी, है ना, यानी कि मानस का एक आकारात्मक मॉडल है इनका। एक्सप्लेन हाउ आवर माइंड इज ऑर्गेनाइज्ड, बेसिकली यह बताता है कि हमारा दिमाग किस तरह से व्यवस्थित है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ आवर पर्सनैलिटी, यानी कि हमारे व्यक्तित्व का एक संरचनात्मक मॉडल है, इनमें भी बात करेंगे। और एक है यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, दिस इज साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है? ये साइको सेक्सुअल स्टेज है ना, साइको सेक्सुअल स्टेज, ठीक है, साइको सेक्सुअल स्टेज है, यानी कि ये मनोलैंगिक चरण है। ये क्या है? मनोलैंगिक चरण, बेसिकली ये मनोलैंगिक चरण है, ठीक है। तो इसमें किस तरह से कौन कौन सी स्टेजेस होती है, जो 5 स्टेज है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन्होंने हमारा जो दिमाग है ना, जो हमारा साइकी है, वो किस तरह से काम करता है, ये इन्होंने बताया है। ट्रोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी और सेक्सुअल मॉडल ऑफ द पर्सनैलिटी और साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है ये, सोशल की नहीं, सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये भी हमें देखना है। इसमें 5 स्टेजेस है,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी, यानी कि जो हम टोपोग्राफिक मॉडल की बात कर रहे थे, आकारात्मक की बात कर रहे थे, तो इन द व्यू ऑफ फ्राइड अवर माइंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल। हमारे जो दिमाग है उसको 3 लेवल में विभाजित कर सकते हैं। एक तो कॉन्शियस यानी कि चेतन की अवस्था जिसमें होती है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस बोल देते हैं, अवचेतन की अवस्था, ठीक है। और एक अनकॉन्शियसनेस होती है जो अचेतन की अवस्था होती है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफिक मॉडल ऑफ द साइकी, इन्होंने अपने दिमाग को 3 लेवल में विभाजित किया। कौन सा? कॉन्शियस यानी कि चेतन, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस यानी कि अवचेतन, और अनकॉन्शियसनेस यानी कि अचेतन में इन्होंने इनमें विभाजित किया या 3 लेवल इन्होंने बताए। तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात जान लेते हैं। वैसे तो आपको इन शब्दों का मतलब सीधा सा पता ही है कि कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर कॉन्शियसनेस की बात करें, चेतन की बात करें, तो क्या है? Our conscious mind is that part which deal with the current information। क्योंकि हमारा दिमाग क्या है? कॉन्शियस है, चेतन है, तो यह वर्तमान सूचनाओं से संबंधित है। क्योंकि अभी दिमाग एकदम वर्तमान सूचनाओं को कोई नया काम कर रहे हैं तो बिल्कुल क्या है? एक्टिव है, कॉन्शियस है बेसिकली। तो यही है, आवर कॉन्शियस माइंड इज दैट पार्ट ऑफ विच डील विद द current information, that is all the thoughts, feeling and action of which we are aware at the very moment are part of the conscious mind। बेसिकली अर्थात ये वे सभी विचार, भावनाएं और कार्य जिनके बारे में हम उसी क्षण जानते हैं, चेतन मन का वो हिस्सा है। तो कॉन्शियस माइंड में हम एक बात ये भी लिख सकते हैं या ये भी जान सकते हैं, चेतन मन क्या है? जब हम कोई कार्य सक्रिय अवस्था में रहकर करते हैं, एक्टिवली, ठीक है, तब उसे हम चेतन मन कहते हैं बेसिकली, कि हम कॉन्शियस माइंड में है। और चेतन मन को हम तत्पर दिमाग, एक्टिव माइंड भी कह सकते हैं। तो जैसे इस तरह से समझ सकते हो, व्हेन वी लर्न और ट्राई टू डू एनी वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम कोई काम है वो पहली बार सीखते हैं या पहली बार करने की उसको कोशिश करते हैं, तो जो हमारा दिमाग है कंप्लीटली कॉन्शियस स्टेट में होता है। जो हमारा मन है वो पूरी तरह से क्या होता है? चेतन अवस्था में होता है, क्योंकि हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं उस टाइम। आवर इंटायर अटेंशन बिकम टुवर्ड्स दैट वर्क, दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्शियस माइंड। क्या है? हमारा पूरा ध्यान उस कार्य के लिए प्रति हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? चेतन मन कहते हैं बेसिकली, कि हम क्या है? बिल्कुल एक्टिव हैं, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्शियसनेस की बात होगी। अब बात करें हम प्री कॉन्शियसनेस या फिर हम बात करें सब कॉन्शियस, बोलते हैं ना सब कॉन्शियस, तो वो अवचेतन की अवस्था है। तो प्री कॉन्शियसनेस या फिर सब कॉन्शियस माइंड डील विद ऑल दोज इंफॉर्मेशन फॉर विच वी आर नॉट करंटली अवेयर। हम करंटली उसके बारे में अवेयर नहीं है, बट कैन बिकम ओनली इफ वी पे अटेंशन। अगर हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं, उन चीजों की तरफ, तो क्या होगा? वो हम अवेयर होंगे। करंटली उस रनिंग में नहीं है वो चीजें, यानी कि करंट इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर उनकी तरफ अटेंशन, ध्यान दिया जाएगा ना, तो कहते हैं ना, ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी है चीजें, अवचेतन में पड़ी है। तो अवचेतन मन उन सभी सूचनाओं से संबंधित है जिनके बारे में हम फिलहाल जागरूक नहीं है, लेकिन ध्यान देने पर ही बन सकते हैं। बेसिकली अगर जैसे हमने ध्यान दिया तो हमारे दिमाग में आ जाएगी, करंटली नहीं चल रही। तो हम कहते हैं ना कि आपने सुना ही होगा कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में थी बातें, है ना, अवचेतन में थी, करंटली नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसको अटेंशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो दिमाग में आ जाएगी। दिस इज प्री कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस, है ना। अगर आगे बात करें तो तीसरा जो हमने टर्म बात करी थी, दैट इज अनकॉन्शियस, यानी कि अचेतन की अवस्था है। यहाँ तो अचेतन की अवस्था में क्या है? द लास्ट लेवल ऑफ माइंड इज अनकॉन्शियस, यानी कि मन का अंतिम स्तर अचेतन है बेसिकली, कोई चेतना नहीं है यहाँ पे। दिस पार्ट ऑफ माइंड स्टोर दो सोशली अनएक्सेप्टेबल नीड्स, डिजायर, मोटिवेशन एंड फीलिंग फॉर which we are unaware of, है ना। अकॉर्डिंग टू हिम, दिस unconsciousness part of our mind play a vital role in influencing our actions। ध्यान रखना, मन का अंतिम स्तर अचेतन है। मन का यह भाग उन सामाजिक रूप से अस्वीकार्य आवश्यकताओं, सामाजिक रूप से जो अस्वीकार्य है, ध्यान रखिए, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य आवश्यकताओं, इच्छाओं जो हमारे अंदर दबी हुई है, जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है, इच्छाओं, प्रेरणा और भावनाओं को संग्रहित करता है, ठीक है, जिनके बारे में हम अनजान हैं। उनके अनुसार मन का यह अचेतन भाग हमारे कार्यों को प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, अचेतन मन में है, जिसके बारे में हम जानता नहीं है, जो चीजें दबी हुई है, जो सोशली क्या है, अनएक्सेप्टेबल नीड्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं,
है ना, जो फीलिंग्स है बेसिकली, जो क्या है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है, और ये हमारे जो काम करने का तरीका है, हमारे जो एक्शंस है ना, उसको बहुत ही बुरी तरह से या बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है अनकॉन्शियस, अचेतन। तो हमने क्या कहा, कॉन्शियस में तो करंटली इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसके बारे में एक्टिव है, एक्टिवली माइंड हो गया, और सब कॉन्शियस या प्रीकॉन्शियसनेस में उनके तरफ अटेंशन करोगे तब वो ध्यान में आएगी। और अनकॉन्शियसनेस जो है वो परी और सब में तो जब अटेंशन करेंगे, और अनकॉन्शियसनेस है जो अचेतन है, उसमें तो क्या है, चेतना में है ही नहीं, आप उसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन जो आपकी वो जो डिजायर है, अंदर फीलिंग है, नीड्स है, मोटिवेशन है ना, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, अनअवेयर है बेसिकली, वो बहुत प्रभावित करती है, और वो सोशली बेसिकली क्या है, अनएक्सेप्टेबल नीड्स है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शब्दों का आगे बहुत काम है, हर जगह इनका शब्दों को पढ़ेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में जो भी बात होगी इनसे रिलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये हमने बात की थी कि टोपोग्राफिकल मॉडल के बारे में। अगर हम नेक्स्ट मॉडल जो हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ अवर पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व का एक संरचनात्मक मॉडल क्या है अकॉर्डिंग टू फ्राइड, है ना। फ्राइड में हमने सबसे पहले क्या बात की है कि टोपोग्राफिकल की मॉडल की बात की है, जिसमें हमारे माइंड में 3 लेवल हमने बात की है ना, कॉन्शियस की बात की, सब या प्री कॉन्शियस की बात करी, और अनकॉन्शियस की बात करी। अब अगर हम स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, तो जो फ्राइड है उन्होंने क्या प्रपोज किया, दैट आवर पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिसको ID यानी कि इसको इड बोल देते हैं, ईगो यानी कि एक तरह से अहम होता है, ठीक है, और एक सुपर ईगो। ये 3 टर्म आपको याद रखनी है। बेसिकली फ्राइड ने प्रस्तावित किया है कि हमारे व्यक्तित्व में 3 तत्व शामिल है, बेसिकली इड या इदम, अहम और प्रा अहम या सुपर ईगो, है ना। इनका क्या मतलब है, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ आवर पर्सनैलिटी है अकॉर्डिंग टू फ्राइड, है ना। तो इसका एक एक शब्द देखते हैं, यानी कि जो इड इदम है वो क्या कहता है, ईगो यानी कि अहम है जो वो क्या बोलता है, और सुपर ईगो या प्रा अहम क्या बोलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इड की बात करें या इदम की बात करें, तो बेसिकली क्या है ये, इट वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल टेंडेंसी टू अवॉइड पेन एंड प्लेजर। बेसिकली क्या है, यह आनंद सिद्धांत पर काम करता है, दर्द से बचने और आनंद की तलाश करने की प्रवृत्ति है ये इद, जो इदम है वो, ठीक है। द एम ऑफ द इड इज टू ग्रेटिफाई वंस नीड इमीडिएटली विदाउट कंसिडरिंग द मोरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। इस लाइन को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कह रहा है जो ये इद है या इदम है, इसका उद्देश्य क्या है, इदम ID है, ये जो शॉर्ट में है ना ID लिख देते हैं, ये बेटी के इड या इदम है का उद्देश्य समाज और व्यक्ति के नैतिक मूल्यों पर विचार किए बिना किसी भी आवश्यकता को तुरंत पूरा करना है। वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि क्या सामाजिक मूल्य है, क्या नैतिक मूल्य है, उसका कोई भी विचार नहीं करता, बस उसकी क्या है, उसका बिल्कुल जो उसकी आवश्यकता है वो तुरंत पूरी होनी चाहिए। ये कहता है क्या, इद या इदम, ठीक है। यह पूर्ण से अचेतन में काम करता है। बेसिकली दिस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट्स अनकॉन्शियसली, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रॉम इट अदर पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ईगो एंड सुपर ईगो डेवलप। बेसिकली जो इदम से व्यक्तित्व के अन्य भाग जो हम बात करेंगे, ईगो और सुपर ईगो, वो इसी चीज से विकसित होते हैं, क्योंकि हमने बात की थी ना कि अनकॉन्शियस जो दिमाग में रहता है वो हमारी हर चीज को एक तरह से क्या करते हैं, हमारे व्यवहार को बहुत इन्फ्लुएंस या प्रभावित करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि जो इड है, जो इदम है, जो अचेतन में काम करता है, बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारा जो ईगो और सुपर ईगो है उसको बिल्कुल क्या करता है, आगे को चीजों को विकसित करने का काम करता है। इट डील विद द बेसिक इंस्टिंक्ट्स, बायोलॉजिकल नीड्स एंड अग्रेसिव इंपल्सेस। बेसिकली क्या है, यह बुनियादी प्रवृत्तियों, जैविक आवश्यकताओं और आक्रामक आवेगों से संबंधित है। और इसको भी हम अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और आगे पढ़ेंगे इड या इदम के बारे में। अब जान गए था इसका मुख्य एम का है कि हमारी जो नीड है, हमारी वो जो आवश्यकता है, वो इमीडिएटली बिल्कुल एकदम फटाफट हमारी पूरी हो जाए, विदाउट एनी कंसिडरिंग द मॉरल वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। ये किसी भी तरह की जो नैतिक मूल्य है उसको ध्यान में नहीं रखेगा, वो ये चाहता है कि बस मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए किसी भी तरह, ठीक है। इसको आगे देखना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे चीजों को। जैसे जो इड और इदम है, इनेट इन नेचर एंड मेनली इंक्लूड द पर्सन्स बेसिक डिजायर, है ना, टेंडेंसी एंड रिप्रेस्ड डिजायर्स। बेसिकली क्या है, इड और इदम प्रकृति में जन्मजात होती है, बेसिकली, है ना, क्या होती है, ये जन्मजात होती है, और इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल इच्छाएं
प्रवृत्तियां और दमित इच्छाएं शामिल होती है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस अचेतन में काम करता है ना, तो जो दमित इच्छाएं हैं वो शामिल होती है इसमें। इसकी मूल जो इच्छाएं होती है, जो प्रवृत्तियां होती है, वो शामिल होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें दो शब्द इरोज एंड थैनाटोस की शब्द है। इसको इसके अंदर दो ड्राइविंग फोर्स है ईद के अंदर, यानी कि जो ये ईद और ईदम है, इसके अंदर जो दो प्रेरक शक्तियां कौन कौन सी है, इन दो शब्दों को नाम रखना याद, क्या है, इरोज एंड थैनाटोस। ये आर द टू ड्राइविंग फोर्स ऑफ ईद या ईदम। क्या है इसमें, इनका मतलब क्या है। इरोज वाज द गॉड ऑफ लव इन ग्रीक, है ना, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर अगर बात करें, इरोज है, उसका मतलब है गॉड ऑफ लव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईद, इरोज इज लाइफ फोर्स। ये आपसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया कि इरोज क्या है। बेसिकली ये एक लाइफ फोर्स है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइफ इंस्टिंक्ट एंड सर्वाइवल, सच विच इंक्लूड सेक्सुअल डिजायर, रिप्रोडक्शन डिजायर एंड पेन अवॉइडेंस। बेसिकली इरोज है वो क्या है, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में, उसमें इरोज का मतलब है प्रेम के देवता से। फ्राइड के अनुसार जो ईद है वह ईदम के संदर्भ में इरोज एक जीवन शक्ति है। यह हमारे जीवन प्रवृत्ति और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है, जिसमें यौन इच्छा, प्रजनन इच्छा और दर्द से बचाव शामिल होता है। ठीक है, किसमें, जो मैंने बताया ना कि जो दो ड्राइविंग फोर्स है ईद में या फिर ईदम में, क्या क्या, एक तो इरोज और एक क्या है, थैनाटोस। जो इरोज है वो क्या है, एक तरह से लाइफ फोर्स है, इससे लाइफ चल रही है। बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइफ इंस्टिंक्ट एंड सर्वाइवल, विच इंक्लूड सेक्सुअल डिजायर, रिप्रोडक्शन डिजायर एंड पेन अवॉइडेंस। कैसे हम दुख दर्द से बचें, है ना, हमारी सेक्सुअल डिजायर, हमारी रिप्रोडक्शन डिजायर, ये सब किससे है, इरोज में। और जो थैनाटोस है, ये है डेथ फोर्स और इंस्टिंक्ट। बेसिकली जो अगर बात करें थैनाटोस की, तो ये क्या है, मृत्यु शक्ति या फिर वृत्ति है। यह हिंसा, आक्रामकता और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस, अग्रेशन एंड हेट लाइक नेगेटिव फीलिंग। कौन सा, थैनाटोस। ये ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो ईद और ईदम है ना, वो वैसे तो प्रकृति में जन्मजात होती है, हमने बात कर ली इसमें, और इसमें अपनी डिजायर, इच्छाएं जो दिमाग में आ गया वो इमीडिएटली पूरा करना है। इसमें किसी भी तरह के हम ये वैल्यूज को नहीं देखेंगे, बस पूरी हो जाए। और ये जो इसकी ड्राइविंग फोर्स है वो दो है, क्या, इरोज एंड थैनाटोस। इरोज का बेसिकली मतलब है जो लाइफ फोर्स है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके सर्वाइवल के लिए जो चीजें हैं वो है। जबकि जो थैनाटोस है वो डेथ फोर्स और इंस्टिंक्ट है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल वायलेंस, अग्रेशन एंड हेट लाइक नेगेटिव फीलिंग्स, है ना। ये आपको ध्यान रखना है और दोनों शब्दों को बिल्कुल जहन में उतार कर रखना है प्लीज। ठीक है, और एक जो सेकंड हमने बात की, दैट इज ईगो, है ना। ईगो क्या है, ईगो एक अहम है। तो अहम के बारे में क्या बात करें, सेकंड बात कर रहे हैं ना, पहले ईद या ईदम के बारे में बात कर ली। ईगो क्या है, ईगो इज द पार्ट ऑफ द ईद which has been modified by the direct influence of the external world. Ego work on reality principle. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अहम है ना। वो ईद या ईदम का वह हिस्सा है जिसे बाहरी दुनिया के प्रत्यक्ष प्रभाव से संशोधित किया गया है। बेसिकली क्या है, ये रियलिटी पे काम करता है कि बाहर क्या हो रहा है। अहम वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे काम करता है, वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करता है ये। जैसे एक एग्जांपल कई जगह आप पढ़ते हो, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है, मान लेते हैं 10-1 साल का कोई बच्चा है और फ्रिज के अंदर आइसक्रीम रखा हुआ है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली नहीं, जैसे वो सोचेगा कि अगर मैंने डायरेक्टली बिना पूछे अगर आइसक्रीम खा ली तो मुझे पनिश किया जाएगा, मुझे पीटा जाएगा या किसी तरह पनिश किया जाएगा। तो दिस इज द ईगो, वो रियलिटी के साथ काम कर रहा है। ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, है ना, वास्तविकता में क्या हो सकता है उस पे काम कर रहा है। जबकि ईद की बात कर रहे थे उसमें किसी तरह की वो टेंशन नहीं लेके अपनी इमीडिएटली सेटिस्फेक्शन की इच्छा कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये किस पे काम करता है, ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। इन साइकोलॉजी ईगो और आई और सेल्फ मींस ऑल दोज फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ड्यू टू विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है ना। बेसिकली मनोविज्ञान में अहम ईगो अथवा मैं अथवा स्व का अर्थ मानव की समस्त शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों से है, जिनके कारण वह पर अर्थात अन्य से क्या होता है, भिन्न होता है ना, अन्य से भिन्न होता है। हर कोई एक जैसा थोड़ी है, रियलिटी में अलग अलग तरह से डील करते हैं। तो वो क्या है, उसका ईगो है बेसिकली, ठीक है। बात समझ में आई, उस एग्जांपल से आपको समझ में आया बात, ठीक है। अब सुपर ईगो की बात करेंगे ना। पहले एक बार नोट, इसको भी नोट को समझ लो, ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर ईगो से पहले। Its main objective is to strike a balance between its impulsive needs and reality of the world. इसका
क्या है ईगो का मुख्य उद्देश्य, क्या है ईगो जो की बात है, ईगो की जो बात कर रहे हैं हम, अहम की बात कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ईद और ईदम की आवेगपूर्ण जो जरूरत है और इस दुनिया की वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना ही इस ईगो का काम है बेसिकली। क्या ये, क्योंकि ईद या ईदम में तो आप बिल्कुल अपना सेटिस्फेक्शन के पीछे भागते हो, किसी भी तरह का कोई आप नॉर्म्स की चिंता नहीं करते हो, जबकि जो ईगो है वो आपकी जो वास्तविकता है या दुनिया की वास्तविकता है उसके बीच संतुलन बनाने की बात करता है। ईद के बीच यानी कि आपकी आवेगपूर्ण जरूरतों और दुनिया की वास्तविकता के बीच संतुलन बनाने का काम कौन करता है, ईगो काम करता है। और यह अर्ध चेतन मन की अवस्था है बेसिकली। ये किसकी अवस्था है, अर्ध चेतन मन की अवस्था है, ध्यान रखना किसकी, अर्ध चेतन मन की अवस्था है। क्योंकि हमने बात की ना वो अचेतन का था, या इदम की बात करें, और ये अर्ध चेतन मन की अवस्था है। और अगर आगे बात करते हैं दैट इज सुपर ईगो, सुपर ईगो या प्राहम की बात करें, क्या है ये सुपर ईगो इज रिलेटेड टू सोशल वैल्यूज एंड आइडियल एंड पर्सन इज रेडी टू मेक सैक्रिफाइस इन द इंटरेस्ट ऑफ humanity, social and national interest. The ultimate is completely established through consciousness. यहां consciousness की बात आ गई। सुपर ईगो या प्राहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है तथा मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान हेतु तत्पर करता है। प्राअहम पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है। बेसिकली कई बार ये होता है ना कि वो सोसाइटी के लिए काम करेगा, है ना, बेसिकली वो अपने देश के लिए काम करेगा, अपनी सोशल वैल्यूज के लिए काम करेगा। दिस इज सुपर ईगो। जैसे अगर उसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा और आगे लेके चले, जो हमने बात की थी कि एक बच्चा है, 10 साल का बच्चा है ना, वो फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई है और पहले तो उसने ईगो में तो ये सोचा कि मुझे पनिश किया जाएगा, ठीक है, अगर बिना पूछे या कर लिया। अगर सुपर ईगो की तरफ उसी को एक्सपेंड करें एग्जांपल को, तो वो अगर पूछता है, अपने पेरेंट्स से पूछता है या अपने केयर टेकर से पूछता है कि मैं ये खा लूं कि नहीं खा लूं, दिस इज सुपर ईगो। बेसिकली वो सोशल वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, वो देख रहा है कि कैसे क्या है, क्या सोशल नॉर्म्स है, किस अकॉर्डिंग मुझे काम करना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। अगर वो उस चीज को फॉलो कर रहा है, इट मींस दैट पर्सन हैव सुपर ईगो, है ना। वो बच्चा क्या है, उसके पास क्या है, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो इज रिलेटेड टू सोशल वैल्यूज एंड आइडियल एंड ए पर्सन इज रेडी टू मेक सैक्रिफाइस इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशल एंड नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि सुपर ईगो प्रायः सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित है तथा मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान हेतु तत्पर करता है। प्रायः पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है, यह भी आपको याद रखना है। तो हमने देखा ना, सबसे पहले अनकॉन्शियसनेस की बात होगी, है ना, जो हम ईद की बात कर रहे थे, फिर हम अर्ध चेतन की बात कर रहे हैं और अब क्या करें, चेतन में होता है ये, क्योंकि बिल्कुल सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करने की बात हो रही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल की बात होगी। और अगर इसके बारे में बात करें सुपर ईगो के बारे में, तो जैसे यहां पे भी दो सिस्टम काम करते हैं, है ना, कंसाइंस एंड आइडल सेल्फ, ये दो काम करते हैं बेसिकली। तो दो जो कंसाइंस है ना, या कंसाइंस है जो वो उसका है रोल इज टू पनिश और रिवार्ड ईगो बेसिकली थ्रू द फीलिंग ऑफ प्राइड और गिल्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स बिहेवियर। जो हमारे सुपर ईगो है उसमें दो महत्वपूर्ण प्रणालियां शामिल है, विवेक और आदर्श, है ना, आदर्श। विवेक की भूमिका अहम को उसके व्यवहार के आधार पर, अहम है ना, अहम ईगो, ठीक है ना, उसके व्यवहार के आधार पर गर्व या अपराध की भावनाओं के माध्यम से दंडित या पुरस्कृत करना है बेसिकली, कि उसको जो भी करेगा उसको दंड मिलेगा या फिर उसको क्या मिलेगा, गर्व होगा, कुछ अच्छा करेगा, तो इस तरह की बात होता है। और सेकंड सिस्टम है दैट इज जो आइडल सेल्फ है, वो आइडलाइज पिक्चर ऑफ ओन सेल्फ also the help of also do the job of making we feel guilty or proud depending on our behavior। दूसरी प्रणाली स्वयं का आदर्श, स्व आदर्श चित्र हमारे व्यवहार के आधार पर हमें दोषी या गौरवान्वित महसूस करवाने का भी काम करता है। तो ये सुपर ईगो में दो सिस्टम है बेसिकली, याद रखना, ये है ना, याद रखोगे, ठीक है। यानी कि एक तो ये चीज है, इस पे डिपेंड होता है कि उसको किसी काम के प्रति उसको पनिश दिया जाएगा, यानी कि सजा दी जाएगी, या रिवार्ड दिया जाएगा कुछ अच्छा करता है तो। और अगर उसमें बात करें तो वो सेल्फ यानी कि आइडल सेल्फ है, यानी कि उसका जो खुद से, है ना, खुद से वो स्वयं का आदर्श एक तरह स्व आदर्श चित्र की बात करता है। हमारे व्यवहार के लिए आधार पर हमें दोषी या गौरवान्वित महसूस कराने का भी काम भी करता है, फील करवाने का खुद को, ठीक है ना, स्व को, खुद को। तो ये है सुपर ईगो का दो सिस्टम बेसिकली, हमारे सुपर ईगो की दो प्रणालियां हैं।
ध्यान रखोगे। वैसे थोड़े से शब्दों का खेल है, बेसिकली आपको बात तो समझ में आ ही जाती है, थोड़ा शब्द याद रखने हैं कि सुपर ईगो में कौन से दो सिस्टम है ना, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो फ्राइड है इनकी साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, है ना, यानी कि जो इनका साइको सेक्सुअल स्टेज है, यानी कि मनोलैंगिक विकास है ना, मनोलैंगिक विकास के बारे में बात करें, कौन कौन सी स्टेज है इसके बारे में बात करते हैं, है ना, मनोलैंगिक विकास के बारे में। तो 5 स्टेज बताई गई है और 5 स्टेजों के बारे में आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, जो बर्थ से 18 मंथ्स है, ठीक है। और सेकंड स्टेज है दैट इज एनल स्टेज, जो 18 महीने से 3 साल तक है। और थर्ड स्टेज है दैट इज फॉलिक स्टेज, वो 3 साल से 5 साल तक है। और फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज, 6 से 12 ईयर है ना। और अगर बात करें फिफ्थ स्टेज जेनेटल स्टेज है, जो 13 ईयर टू अडल्टहुड तक है। तो ये थोड़ा एज का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर बुक कुछ कुछ लिखती है, लेकिन आप ऑप्शन से इसको सिलेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि मौखिक चरण है, गुदा चरण है, फॉलिक स्टेज है, विलंबता चरण है और जननांग चरण है। बेसिकली ये किसके चरण है? ये साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड, है ना। इनको हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात करते हैं, अभी हम बात करते हुए आ रहे थे कि हमने क्या क्या बात की, किस किस आधार पे हमने बात की, है ना। टोपोग्राफिकल के आधार पे फ्राइड ने क्या बोला है ना, जिसमें माइंड का हमने बात की कि कॉन्शियसनेस है ना, सब कॉन्शियसनेस है ना, और अनकॉन्शियसनेस की बात होगी, चेतन, अवचेतन और अचेतन की बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल बेसिस पे बात करें, इज की बात करते हैं, ठीक है ना, ईगो की बात करी, सुपर ईगो की बात करी, और ये है साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो साइकोसेक्सुअल स्टेज में बात करें इन 5 स्टेजेस के बारे में, तो अच्छे से समझना ये 5 स्टेजेस क्या क्या कहता है। तो इसके जैसे नाम से ही समझ रहे हो, सबसे पहला स्टेज है ओरल स्टेज, जो बर्थ से 18 मंथ की बात करता है। मौखिक चरण, जो जन्म से 18 महीने तक की बात करता है। जैसे यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है ना, जो प्लेजर है, वो मुंह से लिया जाता है बेसिकली। इस अवस्था में मुंह जो है, आपका जो माउथ है, वो क्या है, प्लेजर ड्यूरिंग दिस स्टेज। प्लेजर का सोर्स क्या है? यहाँ पे माउथ है, मुंह है, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अपनी माता जी के स्तनपान करता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ठीक है। तो वो अपना जो प्लेजर है वो किससे देखता है? माउथ से देखता है बेसिकली। वो कुछ चीज है वो मुंह में लेता है, चबाता है, आपने देखा होगा, मुंह में ही हर चीज को ले जाने की कोशिश करता है ना। और कई बच्चे इससे अगर ठीक से हैंडल नहीं कर पाते तो बाद में वो नाखून वगैरह भी चबाते हैं, देखा होगा। तो ये क्या है? दिस इज द ओरल स्टेज, बर्थ टू 18 मंथ, है ना। ये सब यही बातें लिखी हुई है, यानी कि आपको अल्टीमेट बात ये देखनी है कि माउथ इज द सोर्स ऑफ प्लेजर ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस अवस्था में मुंह जो है वो आनंद का स्रोत होता है। उन्होंने ऐसे लोगों को मौखिक आक्रामक या मौखिक पर पीड़क कहा है बेसिकली। अगर इसको ही रेफर टू सच पीपल एज ओरल एग्रेसिव और ओरल सैडिस्टिक, है ना। दे डिराइव प्लेजर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू सकिंग एंड swallowing, है ना। Early oral stage resulting in the development of overeating behavior, drinking और smoking in adulthood। और मैं आपको बताया कि लेटर स्टेज में कई बार ऐसा भी होता है कि च्विंग करता है ना, और नेल बाइटिंग भी करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, दिस इज ओरल स्टेज। अगर सेकेंड स्टेज की बात करें, दैट इज एनल स्टेज, जो 18 महीने से 3 साल तक की बात है। और यहाँ पे ये जो गुदा चरण है बेसिकली, यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो अपना जो एक्सपीरियंस करता है प्लेजर का, वो किससे करता है? गुदा से, यानी कि एनल से करता है। इन दिस स्टेज फ्रॉम देयर बॉल एंड ब्लेडर मूवमेंट, यानी कि इस अवस्था में बच्चे अपनी आंत और मूत्राशय की गतिविधियों से आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। फ्राइड बिलीव दैट टू हार्श और टू लेमिनेंट टॉयलेट ट्रेनिंग में कॉज फिक्सेशन एट दिस स्टेज। बेसिकली फ्राइड का मानना था कि बहुत कठोर या बहुत उदार शौचालय प्रशिक्षण इस स्तर पर निर्धारण का कारण बन सकता है। बेसिकली ये एनल स्टेज है, जैसे नाम बता रहा है। यहाँ पे जो प्लेजर है वो किससे देखी जाती है? हमारे ब्लेडर मूवमेंट है ना, टॉयलेट से है, यानी कि उस गुदा द्वार से बेसिकली हमारे को क्या, अपने आप को वो प्लेजर फील करता है बच्चा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेज की, दैट इज फॉलिक स्टेज। फॉलिक स्टेज 3 साल से 5 साल तक का है। और इसमें क्या है?
इसमें दो टर्म भी आप पढ़ोगे, दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज दे अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। क्या करता है इस स्टेज में, पालिक स्टेज में, इस चरण के दौरान वे पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को समझने लग जाते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं, और जो जेनिटल्स बिकम द इरोजेनस रीजन ड्यूरिंग दिस स्टेज। बेसिकली जो इस स्टेज के दौरान जो जननांग है वो अपने इरोजेनस क्षेत्र बन जाते हैं। Freud proposed that male child experience Oedipus complex which involves sexual feeling toward female। बेसिकली फ्राइड ने प्रस्तावित किया कि जो पुरुष बच्चे हैं उनको ओडिपस कॉम्प्लेक्स का अनुभव होता है, जिसमें वो महिला के प्रति यौन भावना शामिल होती है, यानी कि जो मेल बच्चे होते हैं, है ना, वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये आपको ध्यान रखना है, इस शब्द को याद रखना है। और इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें जो एक्सपीरियंस बाय द फीमेल चाइल्ड इट इन्वॉल्व द सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर मेल। बेसिकली महिला बच्चे द्वारा अनुभव किया गया है ये, और वो यानी कि अपोजिट सेक्स के तरफ वो क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया, यानी कि इसमें जो पुरुष है, पुरुष के प्रति यौन आकर्षण इसमें शामिल होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बेसिकली होता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे जो लड़की होती है ना, गर्ल चाइल्ड होती है ना, तो वो बेसिकली अपने पापा की प्यारी हो जाती है ना, पापा की तरफ अट्रैक्ट होती है ना। जो बॉय होता है ना, छोटा बच्चा होता है, बेसिकली जो मेल है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह की बात है। फैलिक स्टेज 3 से 5 साल, तो ये है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसको आपको ध्यान रखना है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या है, जो मेल चाइल्ड है ना, वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली, है ना। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें तो वो जो फीमेल चाइल्ड है बेसिकली वो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेज के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज लेटेंसी स्टेज, यानी कि विलंबता चरण है। ये 6 से लेके 12 साल तक, यानी कि 6 to 12 ईयर है। The sexual energy during this stage is channelized toward educational support, sport and social activities, है ना। बेसिकली आपको पता है इस चरण के दौरान बच्चा कहीं और इंगेज हो जाता है एजुकेशन में, स्कूल वगैरह में और खेल वगैरह में, और अदर सोशल एक्टिविटीज हो जाती है। दिस लीड टू और नो लिटिल इंटरेस्ट फॉर द अपोजिट जेंडर। इसमें ना जो विपरीत लिंग है उसके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं या बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। एजुकेशन में, स्कूल में चला गया, कोई स्पोर्ट में चला गया, है ना, स्पोर्ट्स में चला गया, सोशल एक्टिविटीज की बात हो गई, तो यहां हो जाता है, ठीक है। तो ये है लेटेंसी स्टेज, यानी कि स्टेज नंबर 4। और अगर लास्ट अगर स्टेज की बात करें दैट इज जेनिटल स्टेज है, जननांग चरण है, वो 13 वर्ष से वयस्कता तक, यानी कि 13 ईयर टू अडल्टहुड। द सेक्सुअल एनर्जी रिटर्न अगेन इन दिस स्टेज, यानी कि इस अवस्था में यौन ऊर्जा फिर से लौट आती है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस स्टेज विल हेल्प इन डेवलपिंग ए मैच्योर इंटीमेट रिलेशनशिप विद द अपोजिट सेक्स। तो वापिस वो उसका जो जननांग चरण है उसमें वापिस जो उसका सेक्सुअल एनर्जी है वो वापिस से रिटर्न हो जाती है, और वो फिर मैच्योर इंटीमेट रिलेशनशिप की तरफ जाता है, अपोजिट सेक्स की तरफ, ठीक है। तो ये बात हो गया 5th स्टेज में। तो ये जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू फ्राइड, ये 5 स्टेजेस दी गई है, इसको आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर सारी बातों को सुनना है, अच्छे से इस पे काम करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपने चित्त को शांत रखें, आप खुश रहें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें, बिल्कुल रिलैक्स होके अच्छे से शांति से काम करना है और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, और जो चीजें याद रखनी है और आपको लगता है कि ये चीज आप बार बार भूलते हो तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स पक्का बनाया करो, प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।